तो याद है कल का कुछ कि नहीं है? नहीं याद है? याद है? किसको याद है? किसको पूरा याद है? एको जन को नहीं याद है तो नहीं पढ़े हो। पास्कलाइन को कौन बनाया था? ब्लेस पास्कल, बढ़िया। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? एलन ट्यूरिंग। ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। एनियक को कौन बनाया? जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले। एनियक का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डिजिटल कहाँ है उसमें? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर। ठीक है। एनियक के बाद क्या आया था? एडसेक। एडसेक का खासियत क्या है? पहला कंप्यूटर जिसमें डिजिटल प्रोग्राम स्टोर किया गया। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन या पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? पास्कलाइन। अब पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? मार्क वन। पहला कंप्यूटर जिसमें इनपुट यूनिट का इस्तेमाल हुआ? टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटर नहीं। टेबुलेटिंग मशीन जिसमें पहली बार इनपुट यूनिट का इस्तेमाल हुआ। इनपुट यूनिट कौन सा था? पंच कार्ड। और इनपुट यूनिट को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हरमन होलेरेथ को। ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन क्या बनाया था इन्होंने? एडसेक। इसीलिए डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन। एक और फैक्ट लिख लेंगे कल के में। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो इसका आंसर रहेगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है। हाँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहने का मतलब पूरा इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो पहली बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ था कहाँ? एडसेक में। ठीक है। एडसेक का एक खासियत कल हम लिखे थे क्या, कि एडसेक को किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। एडसेक वो पहला कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। इसीलिए डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन। इसके साथ ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी किसे माना गया है? जॉन वॉन न्यूमैन को। ध्यान रहेगा। ठीक। यूनिवैक की क्या खासियत है? पूरे दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर। अब पूरे दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। और एनालिटिकल इंजन ही क्या है? दुनिया का पहला कंप्यूटर है। ध्यान रहेगा। तो ये जो जो पहला पहला चीज है इसे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में यही पूछता है। तो ये हिस्ट्री का ये वाला पार्ट हम देख चुके थे पूरा। उसको पढ़ के आओ, कल अच्छे से रट के आओ, पूछूंगा फिर से। अब देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन। अगला हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है वो है कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक। अब जनरेशन किसी बुक में 4 लिखा है, किसी बुक में 5 लिखा है। स्टैंडर्ड जो है आपको 4 ही लेना। तो देखते जाते हैं। एक टेबल में आपको बता रहा हूं, टेबल नोट डाउन करेंगे। पहले मैं टेबल बना लेता हूं, आड़ा बनाएंगे टेबल कॉपी में। ठीक है। तो आपका रहेगा जनरेशन, जनरेशन और ईयर। पहला आपका कॉलम रहेगा यही। ठीक। उसके बाद यहां पर रहेगा मेन डिवाइस, मुख्य जो डिवाइस यहां पर यूज हो रही है वो। ठीक। उसके बाद अगला कॉलम रहेगा
मुख्य डिवाइस के बाद उसकी स्पीड, ठीक। फिर अगला कॉलम रहेगा आपका स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है। फिर उसके बाद अगला रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है, ठीक। उसके बाद रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे कि उसका साइज, ठीक है, उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का जो उपभोग किया जा रहा है। तो जितना पुराना था उतना बड़ा था, जितना नया होगा उतना छोटा होते जाएगा। तो ये जो चार्ट, ये जो कॉलम रहेगा वो सेम होगा, डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक। अब बना लो कॉलम। तो ये आपके कॉलम रहेंगे। अब इसमें जो डिफरेंस है वही आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक। जैसे एक आप कॉलम बनाए, एक टेबल बनाए थे कल की क्लास में, एक टेबल बनाओगे आज की क्लास में, ये टेबल ही बस आपको देखना है, हिस्ट्री में उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुछ एग्जाम में आए हुए एक दो फैक्ट ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में ही आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो वो हो सकता है किसी से न बने, उटपटांग क्वेश्चन, तो उसको इग्नोर मार के चलना है। जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी तगड़ी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का पहला जनरेशन शुरुआत मानी गई है 1944 से लेके 1953 तक, ठीक है, या 1954 तक। ईयर इसका भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। आप कोई भी ईयर ले लीजिए, आपको एक रेंज पता होना चाहिए। 55 लिख लेना, कहीं आपको 56 लिखा मिलेगा, कहीं 52 लिखा मिलेगा। ईयर आपसे कभी नहीं पूछने वाला। जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ का मुख्य डिवाइस है, उसकी स्पीड है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक। तो अगर फर्स्ट जनरेशन, ये आपका पहला जनरेशन है ना, लिख लेना यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो साल लगभग रहेगा 1944 से लेके 1955 तक। और यहां पर जो मुख्य डिवाइस उपयोग में आ रही थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। नाम याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। कांच के बड़े बड़े बर्तन जैसे होते थे जिसमें बिजली का चार्ज स्टोर रहता था। अब स्वाभाविक है कांच के बड़े बड़े बर्तन जैसे हैं, फ्लास्क जैसे हैं जिसमें चार्ज, आपका पुराने जमाने का बल्ब, टंगस्टन बल्ब जो होता था, बिजली लेता था ज्यादा, इसीलिए पहले वाला बिजली बहुत लेगा। गर्मी वो रिलीज करता था, हीट प्रोड्यूस करता था, इसीलिए हीट भी बहुत प्रोड्यूस करेगा। और जितना पुराना कंप्यूटर था साइज उसका ज्यादा था, समय के साथ सबका साइज क्या है, कम होते गया है, ठीक। तो वैक्यूम ट्यूब की खासियत आप याद रखेंगे। इससे एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, वो ये कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की डिवाइस क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। नाम रट लेना है। स्पीड की बात करें तो इस समय स्पीड थी 10⁻³ सेकेंड, या इसे ही आपको लिख सकता है मिली सेकेंड, ठीक है। 10⁻³ सेकेंड या मिली सेकेंड, ये थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस यहां पर यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, या डेटा को पंच कार्ड के रूप में भी स्टोर किया जाता था, ठीक। पंच कार्ड जो पहला इनपुट डिवाइस था उस रूप में भी स्टोर किया जाता था, या क्या यूज होता था, मैग्नेटिक ड्रम। पहले के जमाने का पंच कार्ड इस तरीके का था, एक मेटल का कार्ड होता था जिसमें ऐसे होल होते थे। तो मान लो ऐसा 3 होल दिया है तो इसका मतलब ए है, 4 होल कर दिया है तो इसका मतलब बी है, एक और कार्ड है बीच में होल है तो इसका मतलब सी है। ये अलग अलग होल अलग अलग इनपुट लेने का कार्य करते थे, ठीक। इसे ही क्या कहा गया है, पंच कार्ड। आज के जमाने में बैंक में, ऑफिस में, जहां जहां भी आप देखे होंगे कि एक कार्ड को लगाया जाता है मशीन में और उनका अटेंडेंस काउंट होता है, वो भी पंच कार्ड ही कहलाता है।
ठीक। लेकिन जो इस जमाने के पंच कार्ड की हम बात कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार का था। मेटल की एक चादर होती थी, उस मेटल की प्लेट में चादर में होल होते थे, उसी फॉर्म में इनपुट होता था और उसी फॉर्म में जहां पर स्टोर हो रहा है वो क्या था, आपका मैग्नेटिक ड्रम था। मैग्नेटिक वर्ड कहीं भी आया उसका संबंध चुंबक से नहीं है, मेटल से, ध्यान रहेगा। ठीक। इसके बाद यहां पर यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहां पर मशीन लैंग्वेज का उपयोग होता था। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस प्रकार की लैंग्वेज यूज होती थी, केवल मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज कहीं भी बोला जाए उसका मतलब क्या होगा, जीरो और वन, जिसे टेक्निकली क्या कहा जाता है, बाइनरी। ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज बोला जाए या मशीन लैंग्वेज बोला जाए, जो केवल किस फॉर्म में लिखाती है, जीरो और वन। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था, आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन से जो यूज हो रहा है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रहेगा। ठीक। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसको पता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा टॉपिक है, वहां हम उसको देखेंगे, अभी ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। बैच, देखिए सीधी सी बात है कि कंप्यूटर क्या है, किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है या एक सॉफ्टवेयर को। आप यदि अपने मोबाइल में किसी आइकन को टच करके ओपन कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है ओपन करने के लिए। फिर जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, वो एक अलग प्रोग्राम है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। ठीक। तो ये पहले का, इस समय का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब डेटा कैसे स्टोर होता था, पंच कार्ड में या मैग्नेटिक ड्रम में, यानी बड़ा बड़ा ये कोई वस्तु रहता होगा जिसमें डेटा स्टोर है। और अगर उससे रिलेटेड डेटा स्टोर करना है तो हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर एग्जीक्यूट करना पड़े तो थोड़ी थोड़ी देर में इन चीजों को बदलना पड़ेगा, पंच कार्ड को। तो इसीलिए वहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब यह है कि एक एक कार्य को बारी बारी एग्जीक्यूट ना करके सभी कार्य को एक साथ एग्जीक्यूट करना, उसको क्या कहते हैं, बैच। उदाहरण के लिए मेरे पास एक रास्ता है कि मैं आप सभी को एक एक करके अलग अलग कंप्यूटर पढ़ाऊं, पर्सनली, सिंगल, अकेला अकेला। दूसरा रास्ता है एक साथ 100 जन को बैठाऊं और कंप्यूटर पढ़ाऊं। तो क्या बन गया, एक 100 का बैच, और 100 को मैंने एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये किस प्रकार का सिस्टम कहलाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रहेगा। क्या आज भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? होता है। कहीं भी ऐसी जगह जहां बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ आपको एग्जीक्यूट करना पड़े, वहां क्या यूज होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका उदाहरण ही क्वेश्चन आता है, और इसका एक ही उदाहरण क्वेश्चन आता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कहां उपयोग में लाया जाता है। तो उसका आपका उदाहरण होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। बैंक में ट्रांजैक्शन किए, पैसा इधर उधर भेजे हैं, कितने लोग पैसा भेजे हैं ऑनलाइन बैंकिंग ये सब के माध्यम से, बस लिए हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब दिखा है। यूपीआई के बारे में तो जानते हैं ना, यूपीआई सबसे लेटेस्ट है और सबसे फास्ट है। लेकिन एक एनईएफटी ट्रांजैक्शन भी होता है। एनईएफटी ट्रांस, यूपीआई तुरंत पैसा पहुंचता है, पर एनईएफटी में तुरंत नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि जितनी एनईएफटी रिक्वेस्ट एक घंटे में आरबीआई के पास आती है, वो उसको एक साथ एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए उसमें पैसा पहुंचने में समय लगता है। तो वो उदाहरण है किसका, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक। अब उसके बाद ये सारी चीजें हैं, चाहे उसका साइज हो, चाहे वो जितना गर्मी उत्सर्जित कर रहा है, चाहे बिजली ले रहा है, फर्स्ट जनरेशन का रहेगा सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएगी वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसको बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आया ना। फर्स्ट जनरेशन बड़ा, बिजली सबसे ज्यादा लेगा और हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जनरेशन के साथ वो कम होगा। ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन का ईयर आपको लेना है 1956 से लेके 64 तक ले लो। ठीक। और यहां मुख्य डिवाइस आ जाती है आपकी ट्रांजिस्टर। ठीक। या आपको सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है।
ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर लिख लेना, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर। वैसे मुख्य डिवाइस आपकी ट्रांजिस्टर ही है, पर व्यापम का क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन में मुख्य डिवाइस क्या थी, तो उसमें ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, तो आप इसीलिए साथ में लिख लो ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर, ठीक। अब ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन, ठीक है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक, आविष्कारक भी कभी कभार पूछता है, तो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक है जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन, ठीक है। वॉल्टर ब्रेटन, जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले, वॉल्टर ब्रेटन। अरे हिंदी में लिख लो ना, BARDEAN, बार्डीन। देखो जॉन बार्डीन बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप DIN भी लिख दोगे तो आप हिंदी में लिखो। कंप्यूटर का वैसे भी कोई भी बुक उठाओगे उसमें हिंदी में ही नाम लिखा मिलेगा, ठीक। तो जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले, वॉल्टर ब्रेटन, ठीक है। याद रहेगा, नाम याद रखना जरूरी है ना, आया हुआ क्वेश्चन है ये, और उसमें तीनों नाम नहीं रहेंगे, कोई एक नाम आपको मिलेगा, ठीक। अब यहां स्पीड की बात करते हैं, आप अगला लिख लेना, मैं ऐसा डैश कर दे रहा हूं, ठीक। अगला कॉलम हमारा स्पीड है, तो 10⁻³ था, और ये 3 3 में कम होते जाएगा, ठीक है, 3 3 के मल्टीपल में, तो अब क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻6। अब स्पीड हो जाएगी 10⁻⁻6 क्या, सेकेंड। मिली हो गया है, तो ये और छोटा क्या कहलाएगा, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। 10⁻⁻6 सेकेंड, और या इसे कहा जाएगा माइक्रो सेकेंड, ठीक। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो अब अगला स्टोरेज डिवाइस रहेगा आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक। स्टोरेज डिवाइस पूरा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप अभी समझ लो आप, ये एक प्रकार का फ्लॉपी है, या जो आप कैसेट में जो गाने सुनते थे पहले, वो कैसेट में जो रील लगी रहती थी वही क्या कहता है, मैग्नेटिक टेप। अब जितना डेटा स्टोर करना रहेगा उतनी रील लगेगी, उतनी ज्यादा रील लगेगी, इसीलिए इसको स्टोर करना कठिन था। प्लस रील के बारे में आप सभी जानते हैं, खराब हो जाता है, छू दिए खराब, टूट गया खराब, तो रिस्की भी था। फिर और सुधार हुआ, आगे देखेंगे। फिर मशीन लैंग्वेज की जगह अब यहां पर यूज होने लगा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की जगह क्या लैंग्वेज यूज हो रही है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक। मशीन लैंग्वेज यानी जहां केवल 0 1 रहेगा, और असेंबली लैंग्वेज कहने का मतलब जहां अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, असेंबली लैंग्वेज, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने लगा, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज ही हो रहा है, उसके साथ क्या क्या रहेगा आपका, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ चुके हैं कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बैच है। टाइम शेयरिंग कहने का मतलब कि किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम दे दिया जाता है कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा है, उसको एग्जीक्यूट करने में इतना समय लगेगा, तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा, टाइम शेयरिंग, ठीक। आगे चलते हैं हम, अब आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की हम बात करें तो इसे आपको लेना है 1965 से लेकर 1976 तक, ठीक।
अब यहाँ जो मुख्य डिवाइस थी वो थी आईसी। सीधा यही क्वेश्चन बनता है ना, थर्ड जनरेशन की मुख्य डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी है, आईसी। आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। ठीक है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस आईसी का आविष्कार करने वाले। और एक और नाम याद रखना है, आईसी का आविष्कार कहाँ हुआ है, बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, ये बेल लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजों का आविष्कार कहाँ हुआ है, बेल लैब में ही हुआ है। साइंटिस्ट अलग अलग रहे, इसीलिए नाम याद रखना है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ है बेल लैब में, और इंटीग्रेटेड सर्किट व्यापम का क्वेश्चन रहा है, आईसी का आविष्कार किसने किया है, जैक किल्बी। जैक किल्बी तो नाम रटाया ही रहना चाहिए, और उसके साथ कौन है, रॉबर्ट नॉइस। ध्यान रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, मुख्य डिवाइस। इसके बाद स्पीड की बात करें तो 10⁻⁻⁻6 हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁹ जिसे क्या कहा जाता है, नैनो सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड क्या हो जाएगी 10⁻⁻9 या नैनो सेकेंड। ठीक, अब जो यहां पर स्टोरेज डिवाइस यूज होगी वो होगी मैग्नेटिक डिस्क। स्टोरेज डिवाइस जो यूज होगी वो क्या है आपका, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को ही हम आम भाषा में क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है, पॉपुलर है, वो क्या है, हार्ड डिस्क। ठीक, बाकी स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे डिटेल क्या है और ये कैसे काम करता है। लैंग्वेज की बात करें तो अब लैंग्वेज देखिए बहुत सारी है, आप यहां से सीधा याद रख लो, यहां से लैंग्वेज यूज होने लग गई है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी है, क्या है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दुनियादारी जो लैंग्वेज है वो सब देखेंगे बाद में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग चैप्टर रहेगा। तो यहां से सभी जगह हाई लेवल लैंग्वेज यूज होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच तो आज भी यूज हो ही रहा है, उसके अलावा टाइम शेयरिंग भी यूज हो रहा है। ठीक, और टाइम शेयरिंग के अलावा अब तीसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने लगा। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नाम से लग रहा है रियल। कहीं भी आप पढ़ाई लिखाई करो, रियल टाइम वर्ड यदि आ रहा है तो रियल टाइम का मतलब वही होता है उसी समय में, जो चीज उसी समय पे घटित होगी वो क्या कहला रही है, रियल टाइम। आप किसी को एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेज रहे हो, पैसा लेट से पहुंच रहा है, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप यूपीआई से पैसा भेज रहे हो, पैसा तुरंत पहुंच रहा है, वो क्या है आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, व्यापम में आया है कि फ्लाइट में या हवाई यात्रा में, ऐसा शब्द था, मतलब आप समझ लो एयरप्लेन में या एयरप्लेन से रिलेटेड सिस्टम में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, तो किस प्रकार का, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा क्या कि 10 प्लेन एक साथ आएंगे तब उनको भेजा जाएगा, या एक प्लेन को पहुंचने में इतना समय लग रहा है बाकी हवा में लटके रहो। जिस समय जो प्लेन आएगा वो आएगा, और जिस समय जिसको जाना है वो उसी समय जाएगा। तो इसका सीधा क्वेश्चन यही आया, हवाई यात्रा में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, रियल टाइम। दूसरा क्वेश्चन जो आया है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, रियल टाइम। एक साथ 10 लोग आएंगे तब बीपी नापा जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। या मान लीजिए किसी को ईसीजी मशीन लगा है, उसका डेटा लिया जा रहा है और 10 मिनट बाद वो डेटा बता रहा है, तब तक हो सकता है आदमी निपट जाए। तो इसीलिए क्या यूज होता है वहां पे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। अभी समझ में आया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक, तो ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन में।
फोर्थ जनरेशन आप 1976 से लेके वर्तमान तक ले सकते हैं। कुछ कुछ बुक में इसको 91 92 तक लिया है, आप वर्तमान तक ही लीजिए, ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक। अब ये जो आईसी है, ये आईसी को ही डेवलप कर दिया गया है, और अब इसकी जगह क्या यूज होता है आपका, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, और क्या यूज हो रहा है साथ में, एक्सएलएसआई। ठीक है। क्या होता है एलएसआई? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यूएलएसआई क्या होगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक्सएलएसआई क्या होगा? एक्स्ट्रा लार्ज नहीं हो, कपड़ा नहीं है, एक्सटेंडेड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक्स वर्ड कहीं भी आया कंप्यूटर में, उसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड ही होता है। जैसे HTML, XHTML, XML, ये सब आगे पढ़ेंगे। हर जगह X का मतलब क्या रहेगा? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड कहने का मतलब ये फंड कुछ ऐसा है कि ये देखो एक यूज हुआ, छोटा सा आईसी लगा दिए, अब ऐसा बहुत सारा आईसी लगा दिए तो लार्ज स्केल, और बहुत सारा लगा दिए, जोड़ते गए तो वेरी लार्ज स्केल, अब जोड़ते गए तो क्या हो गया? अल्ट्रा। खत्म, सेचुरेशन आ गया। अब उससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते, सबको जोड़ के क्या बना दिए हम? यूएलएसआई बना दिए। लेकिन इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, पर बाजू में ऐसा एक और तो रख सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड। इसीलिए कंप्यूटर में एक्सटेंड वर्ड, एक्सपांशन वर्ड, ये सब जहां भी यूज हुआ, मतलब जो है उसी को उतना और बढ़ाना, इसी को क्या कहते हैं? एक्सटेंड करना। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये फुल फॉर्म सबके याद रखने हैं ना, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं स्पीड में। हम्म। नहीं, एक्सपेंडेबल मतलब तो वो तो एक्सपेंड शब्द को हम इधर उधर कर दे रहे हैं, एक्सपेंडेबल नहीं है, ये एक्सटेंडेड कहलाएगा। एक्सपांशन और एक्सपेंडेड वो अलग चीजें। ठीक। इसका फुल फॉर्म यदि आप देखोगे तो एक्सपेंडेबल नहीं, एक्सटेंडेड ही देखोगे, एक्सटेंडेड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। हम्म। 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 मोबाइल में कहाँ होता है? हाँ, लैपटॉप में होता है ना। ऐसा कोई भी जगह जिसमें दूसरा मेमोरी आप लगा सकते हो, उसको क्या कहेंगे? उसकी मेमोरी को बढ़ाना। वो आप वहां पर अगर एक्सपांशन स्लॉट दिया हुआ है तो वहां पर आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, एक्स वर्ड कहीं भी आया तो आपको फुल फॉर्म क्या लेना है? एक्सटेंड। अब चाहे तो एक्सटेंड बोलो, चाहे तो एक्सपांशन बोलो, चाहे तो एक्सपेंडेड बोलो, तीनों का अर्थ क्या है? जो है उससे ज्यादा करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तीनों का अर्थ वही है। लेकिन इसके फुल फॉर्म में एक्सपेंड नहीं लेना है, क्या लेना है? एक्सटेंड ही लेना है। ठीक। चलो, अब आते हैं इसके स्पीड में। अब 10⁻⁻9 हो गया, तो अब क्या होगा? 10⁻⁻12 सेकेंड, जिसे क्या कहते हैं? पीको सेकेंड। ठीक। ये रहेगी चौथे जनरेशन की स्पीड। अब मैग्नेटिक डिस्क तो यूज हो ही रहा है, एमडी लिख दे रहा हूं। इसके साथ साथ अब क्या यूज होगा? ऑप्टिकल डिस्क भी यूज होगा। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क कहने का मतलब सीडी, डीवीडी, एचवीडी, ब्लू रे, ये सब कहलाता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ठीक। स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज सेम कर देना है। कौन सा यूज हो रहा है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है। ठीक है। ध्यान रहेगा। अब इसके बाद जो पांचवा जनरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम छूट गया, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहेगा आपका। रियल टाइम भी यूज होगा, बैच भी यूज होगा, और टाइम शेयरिंग भी यूज होगा। ठीक।
अब इसके बाद क्या याद रखना है, फ्यूचर का याद रखना है। कैसे? अब पांचवा जनरेशन आपको लेना है वर्तमान से भविष्य, जिसमें काम हो रहा है। ठीक है? डिवाइसेस तो सभी यही यूज हो रही, क्योंकि जब वो एक्सटेंड होगा बढ़ेगा तो पता चलेगा। अभी तो यही डिवाइसेस यूज हो रही हैं। ठीक? लेकिन स्पीड जो है उसे 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18 करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक? अब जैसे 10⁻⁻12 पीको कहलाता है, 10⁻⁻15 क्या कहलाएगा? इससे भी छोटा होता है कि नहीं होता है? क्या कहलाएगा? 10⁻⁻10 सेकेंड कहने का मतलब होता है फेम्टो। ठीक है? और 10⁻⁻8 सेकेंड कहने का मतलब होता है एटो। 18 से। अब इसका देख लेना कुछ भी, 15 से फेम्टो। तो 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18 स्पीड को टारगेट रखा गया है, अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक? स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सब जो भविष्य में रहेगा उसको तो हम कह नहीं सकते क्या रहने वाला है। ठीक? लेकिन भविष्य में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वर्तमान में और जो भविष्य में रहेगा वो क्या है? एआई। ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जो कंप्यूटर है वो बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब भविष्य में लगभग सब यही रहने वाला है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? KIPS कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? KIPS। ठीक? तो टेबल को कंप्लीट कर लो, फिर KIPS और AI के बारे में देखते हैं। टेबल में इतनी जानकारी लिखना है आपको। जान रहेगा? नहीं, एआई को भी अलग से पढ़ रहे हैं, ये भविष्य है, पांचवा जनरेशन, इसके लिए सारा काम हो रहा है। तो थोड़ा सा एआई के बारे में जान लेते हैं। हो गया टेबल खत्म? ठीक? चलो पहले तो ये समझ लेते हैं KIPS क्या होता है। KIPS होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ये क्या कहलाता है? KIPS। ठीक? जैसा कि नाम है, कंप्यूटर में मैक्सिमम चीजों का नाम से डेफिनेशन निकलेगा। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? कंप्यूटर कर रहा है। तो जो नॉलेज गेन करके डिसीजन लेगा उसका खुद का दिमाग रहेगा। अभी तक कंप्यूटर क्या है? वही चीजों को एग्जीक्यूट कर सकता है या उतना ही निर्णय ले सकता है जो उसको सिखाया है। अब के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस पे बेस्ड है? KIPS, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्वयं नॉलेज गेन करेगा और डिसीजन लेगा। और इसी टेक्निक को क्या कहा जाता है? AI। या इसे ही क्या नाम दिया गया है? AI। AI क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम दिमाग। ठीक? एक प्रकार से एक कंप्यूटर जिसका स्वयं का दिमाग है उसे क्या कहा जा रहा है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, AI क्या है। उदाहरण के AI तो पता है ना? उदाहरण के लिए जैसे कि हाँ चिट्टी, रोबोट मूवी तो देखे हैं। ठीक? तो चिट्टी जो है वो भी एक प्रकार का वो ह्यूमनॉइड है। ठीक है? तो AI और ह्यूमनॉइड में कुछ फर्क है, उसको देखते हैं। पहले AI समझ लेते हैं। AI मतलब कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं से निर्णय लेता है। ठीक? कंप्यूटर के प्रोग्राम बेसिकली वो होते हैं जो उन्हें सिखाया गया है वो बस उतना ही काम करते हैं। लेकिन AI क्या है? अपने से निर्णय ले सकता है। ठीक? अभी केवल इतना ही समझो। फिर AI और रोबोट में क्या फर्क होता है देखते हैं। थोड़ा सा AI का हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन अभी आए नहीं है। तो हो सकता है AI चर्चा में है तो नए पैटर्न में आए, तो हिस्ट्री से लेके करंट तक पहले AI के बारे में जान लेते हैं।
तो एआई की हिस्ट्री की बात करें तो एआई की शुरुआत जो होती है 1950 से 51 के मध्य होती है। ठीक है। एआई का पहला प्रोग्राम, एआई का पहला प्रोग्राम, ठीक है, एआई का पहला प्रोग्राम लिखा था क्रिस्टोफर स्ट्रेटची ने, क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने पहला प्रोग्राम लिखा था एआई का। ठीक है, क्रिस्टोफर स्ट्रेची। ठीक। लेकिन एआई शब्द का पहली बार उपयोग किया था जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी ने। ठीक है। हाँ, स्ट्रेची हिंदी में लिख लो। 1950 से 51, कुछ बुक में या इवन वेबसाइट में 50 लिखा है, कुछ में 51, तो इसीलिए आप दोनों लिख लो। पहला एआई का प्रोग्राम किसने लिखा था? क्रिस्टोफर स्ट्रेची। लेकिन उसको एआई उसने नहीं कहा था, एआई शब्द का उपयोग किसने किया था? जॉन मैकार्थी। इसीलिए जॉन मैकार्थी को कहा जाता है फादर ऑफ एआई। ठीक है। विश्व में फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे माना गया है? जॉन मैकार्थी। ठीक। एलन ट्यूरिंग का नाम सुने? कौन है एलन ट्यूरिंग? आधुनिक कंप्यूटर के जनक। तो एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी साथ में काम करते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये लोग। तो जॉन मैकार्थी को क्या माना गया है? फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? जॉन मैकार्थी। ठीक। इसके अलावा फादर ऑफ एआई इन इंडिया, ये थोड़ा सा विवादित है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, पर आप एक नाम लिख लो, एच.एन. महाबाला। एच.एन. महाबाला, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। भारत में एआई के जनक कौन है? एच.एन. महाबाला। ठीक है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, जहां इन्होंने पहली बार एआई के लिए एक प्रोग्राम लिखा। एच.एन. महाबाला, ध्यान रहेगा। किसी बुक में नहीं मिलने वाला है ना ये सब। नोट्स बनाओ। फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का 3-4 बुक समराइज करके आपको बता रहा हूं मैं। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो काम आएगा, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी अच्छी बात है। चलो, अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा वर्तमान जान लेते हैं, करंट की जानकारी ले लेते हैं एआई से रिलेटेड। ठीक। तो एआई में वर्तमान में जो सबसे पॉपुलर एआई चल रहा है उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला एआई है, सबसे ज्यादा पॉपुलर एआई है। एआई बहुत सारे हैं ना, गूगल में यदि आप लिस्ट ढूंढोगे या प्ले स्टोर में भी सर्च करोगे तो बहुत सारे एआई रिलेटेड ऐप मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो कौन सा है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में याद रखना है, चैट जीपीटी जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसका नाम है ओपन एआई। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है? ओपन एआई। कभी आपको न्यूज में किसी ने सुना है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी? कोई है ऐसा जो सुना है? तो उसका कारण याद रखना है कि चैट जीपीटी एलन मस्क का प्रोडक्ट था। एलन मस्क का नाम सुने? कौन है? टेस्ला कंपनी के मालिक। कंप्यूटर में ये भी क्वेश्चन होते हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के फाउंडर और सीईओ के नाम, खासकर वो भारतीय हैं तो, भारतीय नहीं है तो बड़े बड़े का आपको पता होना चाहिए। तो एलन मस्क और एक व्यक्ति थे स्टेलन, पूरा नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने ओपन एआई शुरू किया और चैट जीपीटी बनाया 2015 में। फिर एलन मस्क को लगा कि भाई ये फेल प्रोडक्ट है, नुकसान हो रहा है। 2018 में उसने अपनी सारी शेयर होल्डिंग बेच दी माइक्रोसॉफ्ट को,
और 2021 के बाद से चैट जीपीटी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो वर्तमान में कंपनी कौन है बनाने वाली इसको? ओपन एआई। लेकिन जो इसका ओनर है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। जो कि माइक्रोसॉफ्ट आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, इसलिए जानकारी याद रखना, ध्यान रहेगा। तो चैट जीपीटी के बारे में इतना याद रखेंगे। ये विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है, भारत में भी काफी यूज हो रहा है। लेकिन अगर किसी इंडियन एआई की बात हो, भारतीय कोई एआई है वर्तमान में जो भारत में बना है, भारत का है, तो याद रख लो एक एआई है जिसे सितंबर एंड में उसका ट्रायल वर्जन लॉन्च किया गया, अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, करंट में यही रहेगा। उसका नाम है आस्क गीता। जो भारतीय एआई है उसका नाम क्या है? आस्क गीता। ट्रायल वर्जन आम भाषा में कह रहे हैं, बेटा वर्जन कहा जाता है जो जनरली पहले लॉन्च होता है, तो बेटा वर्जन इसका लॉन्च। तो भारतीय एआई का नाम क्या है? आस्क गीता। ठीक है, तो ये कुछ एआई से रिलेटेड चीजें याद रखना है। तो एआई समझ में आया क्या है? कुल मिला के ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो स्वयं से सोच के निर्णय लेता है और आपके लिए कार्य करता है। ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमनॉइड की, ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड कहने का मतलब ये होता है कि ये क्या है? एक रोबोट प्लस एआई है, यानी एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला गया है। इसे क्या कहा जा रहा है? ह्यूमनॉइड। और ह्यूमनॉइड में ये याद रखना है कि एक ह्यूमनॉइड जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है उसका नाम क्या है? सोफिया। सोफिया के बारे में पता है? कौन है सोफिया? कौन सी देश की नागरिक है? एक देश ने इसको नागरिकता भी प्रदान की है, इसीलिए याद रखना है, सऊदी अरेबिया। तो सोफिया के बारे में पहले तो ये जानकारी याद रख लेना है कि 2015 में हैंसन रोबोटिक्स ने इसे बनाया है, हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। और 2017 में सऊदी अरेबिया ने इसे नागरिकता प्रदान की है। ठीक है, तो दुनिया का पहला देश है ऐसा जिसने किसी रोबोट को नागरिकता दी है, और दुनिया की पहली रोबोट है जिसे नागरिकता मिली है, वो भी कौन है? सोफिया। जान रहेगा। तो ये सोफिया से रिलेटेड जानकारी याद रखेंगे। हैंसन रोबोटिक्स, डेविड हैंसन वहां के जो थे इसको बनाने वाले, कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स, हांगकांग की कंपनी है। उस रोबोट को खरीदा किसने? सऊदी अरेबिया ने, और उसे नागरिकता प्रदान की। इसके वीडियो को देखे होगे आप, वीडियो में सोफिया कहीं न कहीं देखे होगे, टकली सी है, तो वही है, ध्यान रहेगा। तो एआई और रोबोटिक्स से रिलेटेड इतना जानकारी आपको याद रखना है। कुछ डाउट यहां तक? ठीक। तो हिस्ट्री से लेके करंट तक। अच्छा हाँ, एक और याद रख लो, 15 दिन पहले का है, भारत का पहला एआई स्कूल, कोई सुना है करंट में? सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ है? केरल में। ठीक है, संतगिरी, संतगिरी। ठीक, संतगिरी तिरुवनंतपुरम में है। संतगिरी पूरा नाम मैं बता रहा हूं, विद्या भवन, संतगिरी विद्या भवन, ये स्कूल का नाम है। कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक, तो पूरे भारत का पहला एआई बेस्ड स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, और स्कूल का नाम है संतगिरी विद्या भवन। ध्यान रहेगा। तो ये हमारा हिस्ट्री से लेके वर्तमान थोड़ा जानकारी है। कुछ डाउट यहां तक? ठीक। अब इससे आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, इतना ही फैक्ट है। पन्ना पलटाओगे तो 4 पेज से ज्यादा नहीं लिखा होगा।
अगर लाइन से भी लिखे होगे तो, और टेबल बनाए होगे तो 2 ही टेबल है, कल का एक टेबल और आज का एक टेबल, 2 टेबल से 3 क्वेश्चन तय है यदि आप पूरा रट के रखो तो। याद रहेगा? कुछ डाउट यहां तक? चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, पढ़ के आइए जी से।